नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो बात करें प्रश्न संख्या 1 का, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन सी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने और उनकी शिक्षा, मानसिकता, बुद्धि में विकास हो उनमें अवश्य भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 का। तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए, सक्रिय अनुकूलन। ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन सी, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। क्योंकि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। अतः प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन ए, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था पर। औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा पर। पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिक और विनिमय। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अर्थात औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। क्योंकि औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था यह कोवलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। अतः प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ऑप्शन ए, नियमों के प्रति घृणा। ऑप्शन बी, स्वायत्तता। ऑप्शन सी, किशोरावस्था में अक्खड़पन। ऑप्शन डी, परिपक्वता। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्वायत्तता। अर्थात हम बात करें इस प्रश्न का तो प्रश्न बी, स्वायत्तता। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाती है। स्वायत्तता का अर्थ है स्वराज्य, स्वत अधिकार, स्वयं शासन। अतः वह आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित करती है। अतः प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है। बात करें प्रश्न ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। ऑप्शन डी है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण
करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अर्थात विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बात करें प्रश्न संख्या बी की, प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी, तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डुई के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए ताकि किसी कठिन परिस्थिति में उसे किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े और सहजता से अपनी परेशानी का हल निकालने में सक्षम हो सके। अतः प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, तो प्रश्न संख्या 6 है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ऑप्शन ए चलाघात, ऑप्शन बी पठन वैकल्प, ऑप्शन सी वाक संबंध रोग, ऑप्शन डी भाषाघात। बात करें प्रश्न संख्या 6 का, तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही ऑप्शन है वो डी है, भाषाघात यानी एफेसिया। बात करें भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। भाषाघात मस्तिष्क का एक ऐसी विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता था। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 7 का, तो प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए सौदा रहित नहीं है, ऑप्शन बी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक देश में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन डी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बात करें अगर प्रश्न 7 का, तो प्रश्न 7 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा, अर्थात प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने बहुबुद्धि परीक्षण के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया था जिसके अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, न कि किसी एक क्षेत्र में। अतः प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की, तो प्रश्न संख्या 8 है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऑप्शन ए विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है, ऑप्शन बी यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता, ऑप्शन सी यह केवल अब्राहम मैस्लोके के जीवन भर के सिद्धांत अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, ऑप्शन डी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। बात करें प्रश्न संख्या 8 की, तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, अर्थात विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है, क्योंकि विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषता एक हद तक ही एक व्यक्ति को दर्शाता है। अतः प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की, तो प्रश्न संख्या 9 है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद ऑप्शन ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ऑप्शन बी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, ऑप्शन डी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बात करें प्रश्न संख्या 9 का, तो प्रश्न संख्या 9 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, अर्थात लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त कराते हैं। बात करें प्रश्न संख्या 10 की, तो प्रश्न संख्या 10 है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन ए राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की व्याख्या सभी गतिविधियों को जा सके, ऑप्शन डी विद्यालय अपने क्षेत्रों के विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगितात्मक अपनी विशिष्टता प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अर्थात विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके।
बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की, तो प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर सत्रों के संगठित करना। ऑप्शन बी, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना। ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, क्योंकि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि अन्य आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराता है, जबकि स्व आकलन में कौशल की प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा आकलन करने तथा उसे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है, जो निष्पक्ष नहीं हो सकता। अतः प्रश्न 11 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, तो प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन ए, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन। ऑप्शन बी, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच निर्णायक क्षण कौन सा था? ऑप्शन सी, जड़ी बूटियों का प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि के लिखिए। ऑप्शन डी, निर्धारित कीजिए दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने की सर्वाधिक प्रवृत्त करा सकता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अर्थात निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त करा सकता है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो डी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की, तो प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। ऑप्शन सी, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। ऑप्शन डी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए सही है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, क्योंकि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके इसके लिए अध्यापक को विद्यार्थी में अपना विश्वास अभिव्यक्त करना होगा, ताकि वह अपने सफलता को पाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास कर सके। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की, तो प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, आत्मविमोह। ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क घात। ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव। ऑप्शन डी, न्यून अवधारण सक्रिय विकास। प्रश्न संख्या 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, पर अभिघातज तनाव, क्योंकि पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो कि आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, जो अक्सर दर्दजनक अवस्था तक पहुंच जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की, तो प्रश्न संख्या 15 है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीक के तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 15 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, अर्थात विभेदित अनुदेशन। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी, अर्थात विभेदित अनुदेशन, क्योंकि उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन उपयोग तथा प्रवर्धन द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नियमित अभ्यास है, ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकें अपनी उच्च क्षमता के